नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और इस वक्त मेरे साथ हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी। पूर्व में मंत्री रहे हैं चौधरी भजनलाल के साथ चर्चा करेंगे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी से आज के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं किस पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। आजकल कृष्ण मूर्ति जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है और कलोई जो गढ़ी सांपला कलोई जो विधानसभा क्षेत्र है उससे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारियां या चर्चाएं भी कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी की जोर पकड़ रही हैं। चर्चा करते हैं हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साहब, सबसे पहले बात करें पॉलिटिकल से पहले आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो आज़ादी से पहले भी आपके जो परिवार के सदस्य रहे हैं वो आपका जो परिवार है बड़ा राजनीतिक तौर से बड़ा प्रबुद्ध या प्रतिष्ठित परिवार या बड़ा महत्वपूर्ण परिवार यहाँ के इस रोहतक की राजनीति के अंदर माना जाता है। तो थोड़ी सी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो आपसे जानना चाहेंगे। मेरे परिवार में मेरे अलावा जी 2 और मेरे ताऊ एमएलए रह चुके हैं। आज से 101 साल पहले 101 साल पहले 1923 में मेरे ताऊ चौधरी टेकराम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दादा चौधरी माथुराम नंबरदार जी उनको बुरी तरह से हराया था। लाहौर काउंसिल की बात कर रहे हैं जी। और मेरे दूसरे ताऊ चौधरी रामस्वरूप 4 बार एमएलए रहे हैं। वो चौधरी छोटूराम के ग्रुप में थे जी। उन्होंने पॉलिटिक्स चौधरी छोटूराम के साथ की थी जी। और 1923 में मेरे ताऊ जी चुनाव लड़े, एमएलए एमएलसी बने। एमएलसी होते थे वो एमएलए उस टाइम पे। हाँ। और उनके बाद उनका 3-4 साल बाद उनका मर्डर हो गया था। छोटूराम चौक पे मर्डर हो गया था, नीली कोठी के हाँ उसके पास नीली कोठी के पास। और उसके बाद चौधरी रामस्वरूप जो आपके दूसरे ताऊ वो लड़े तो वो जीते जी। और वो करीब 3 बार तो देश के विभाजन से पहले एमएलए रहे। ठीक है। और देश के विभाजन के बाद 1962 में वो सांपला खरखोदा से एमएलए रहे। तो मेरा परिवार पूरी तरह से राजनीतिक परिवार है। 1989 में चौधरी देवलाल ने रोहतक से लोकसभा सीट छोड़ी तो चौधरी भजनलाल मुझे राजीव गांधी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे 89 में उनके पास लेके गए और ये कहा चौधरी भजनलाल ने कि ये परिवार में 2 एमएलए पहले भी हैं और जो इन पे किसानों का बहुत इनमें प्रभाव है, दबदबा है, किसानों के लीडर रहे हैं ये परिवार। तो राजीव गांधी ने मुझे कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा जी नौकरी करता हूँ बैंक में। कहता छोड़ के आ जाओ और इस्तीफा दे दो और आप चुनाव लड़ो। उसी दिन मैं इस्तीफा दे आया। लेकिन चुनाव इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो उस इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग थी चौधरी हरिद्वार लाल की और हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक इसकी पिटीशन का फैसला नहीं होता जब तक चुनाव नहीं हो सकते। तो चुनाव टल गए। 91 में जब चुनाव आया मुझे राजीव गांधी ने खुद बुला के पूछा कि मैंने आपका इस्तीफा कराया था, ये बताओ आप लोकसभा लड़ोगे विधानसभा? मैंने उनको कहा कि मैं तो विधानसभा में इंटरेस्टेड हूँ। उसने कहा कोई नहीं, आप विधानसभा लड़ो, लोकसभा किसी और को देखते हैं। तो वीरेंद्र सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भूपेंद्र सिंह को टिकट दिलवाया। तो ये हालात थे हमारे पॉलिटिकली। तो हमारा परिवार बहुत अग्रणी परिवार था। एक मुसलमान, उससे पहले मुसलमानों का यहाँ दबदबा था रोहतक के अंदर और मुसलमानों को हिंदुओं की रक्षा हम करते थे। सेठ श्री कृष्ण दास के फादर लाला जगदीश यहाँ रामलीला कराते थे, जो विधायक रहे रोहतक से, उनके फादर जगदीश। तो मेरी माँ बताती थी मुझे कि जब तक हमारा परिवार नहीं आता था उनको मुसलमान रामलीला नहीं करने देते थे। रामलीला का एक जुलूस निकलता है जिसको डोड़ा बोलते हैं, रामलीला का डोड़ा आया भाई, वो भी मुसलमान नहीं करने देते थे। तो यहाँ हमारे ताऊ जी थे और यहाँ कलानौर में एक हत्था था मुसलमानों का, गाय काटने का वो भी हमने तो बंद करवाया। चौधरी रामस्वरूप वहां जाके बंद करवा के आए। किसी की हिम्मत नहीं थी चौधरी रामस्वरूप इतना। हत्थों की मुझे याद आया कि जब मैं कैप्टन दिलीप सिंह अहलावत ने किताब लिखी है
उसमें आपके फादर जो थे उनका जिक्र कर रखा है, और आपके फादर जो है बड़े गौ भक्त बताए, और हत्थे जहां भी होते थे वो उनको तुड़वाने के लिए सबसे आगे रहते थे। बिल्कुल। तो मेरा परिवार सबसे आगे रहा है पॉलिटिकली। एक बार एक मुसलमान, पता नहीं उसका नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो चौधरी छोटूराम की नीली कोठी के सामने तंबू गाड़ के बैठ गया। बहुत बदमाश था, उसकी कोई शिकायतें थी। तो चौधरी छोटूराम के हाथ पैर फूल गए कि ये बदमाश आदमी मेरी कोठी के आगे मुझे ना निकलने देगा ना बढ़ने देगा। तो उन्होंने ये 1900 शायद 23-24 की बात है, उन्होंने मैसेज छोड़ा मेरे ताऊ जी को। पहले सवारियां कमी होती थी, तांगे वगैरह तुंगे होते थे या बैलगाड़ियां होती थी। तो उन्होंने मेरे ताऊ जी को गांव में मैसेज भेजा, चौधरी टेकराम को, कि भाई एक बदमाश आया, इसको जरा ठीक कर। उस बदमाश को पता लग गया कि चौधरी टेकराम आ रहे हैं। वो तो चौधरी टेकराम का नाम सुनते ही पहले ये तंबू पाड़ के अपने चला गया वहां से। तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही हमारे परिवार पे। परिवार का बड़ा नाम रहा है और बहुत बड़ा परिवार है। आज भी 300-400 हमारे परिवार में मेंबर हैं। 300-400 मेंबर, कम से कम 300-400। आपके जो फादर साहब, आपके जो दादाजी थे, उनका नाम था रामजी लाल हुड्डा। रामजी लाल। और रामजी लाल हुड्डा जो मातूराम जी के बड़े भाई थे, जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, उनका नाम भी रामजी लाल, जिन्होंने हिसार में गांव बसाया लुदास। हाँ, लुदास। ठीक। तो जब हम पढ़ते हैं तो रामजी लाल हुड्डा जी, कई बार ये लगता है कि ये वाले रामजी लाल हुड्डा हैं या वो वाले रामजी लाल हुड्डा हैं। खैर, जब 1923 के अंदर, 1923 के अंदर जब चुनाव हुए, और जब चौधरी मातूराम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, और जो भालोट से लालचंद फोगाट जी, उन्होंने चुनाव लड़ा, और उनके चुनाव के साथ साथ फिर जो आपके ताऊ जी थे चौधरी टेकराम जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। फिर नहीं, पहले तो चुनाव लड़ाया था लालचंद जी, लालचंद का और मातूराम जी का चुनाव हुआ था। तो लालचंद जीत गए थे चुनाव। तो उन्होंने पिटीशन किया कोर्ट में। पिटीशन में चौधरी मातूराम नंबरदार जीत गए, इलेक्शन को अवैध डिक्लेयर करा दिया। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, जो मैं सुनी बातें लोग, उसमें चौधरी टेकराम जीते थे। आपके ताऊ जी, हमारे ताऊ जी वो चुनाव जीते, और आपके ताऊ जी शायद मंत्री भी रहे। नहीं, मंत्री उस वक्त मंत्री तो एक ही थे यहाँ से, चौधरी छोटूराम। अच्छा। हाँ, रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे। तो फिर एक चीज और सुनने में आती है, मैं पढ़ता हूँ, तो जब चौधरी टेकराम जी का मर्डर हुआ तो उसमें कहा जाता है चौधरी छोटूराम जी का भी एज ए एक्यूज नाम लिखा दिया गया था। ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन बहुत सी बातें जो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वो सब चले गए। हमारी माँ कई बार बताती थी कुछ बातें, अब वो भी नहीं रही, उनको भी गए अब 20-25 साल हो गए। तो ये बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, जो बातें सुनते हैं। उसमें भी सुना था कि मर्डर में भी उनका नाम लिखवा दिया था छोटूराम का। सुना था, ये सुनी सुनाई बातें। तो फिर उसके बाद जो आपके दूसरे ताऊ जी थे जो सांपला से विधायक बने, हाँ, उनके बारे में कुछ बताएं। वो चौधरी राम स्वरूप बड़े मर्द आदमी थे, बड़ा लोग बहुत किसान बहुत मानते थे। वो किसानों के बहुत बड़े लीडर थे। 1962 में इंडिपेंडेंट होके वो उन्होंने कांग्रेस वाले को भी हराया, और पंडित श्री राम शर्मा जो मिनिस्टर रह चुके थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको भी हराया। और लालचंद के परिवार का समुंदर था एक, डीएलएफ वालों का परिवार था, उसको भी हराया। तो बहुत नाम था चौधरी राम स्वरूप का। वो चुनाव जीते 1962 में। देखिए, एक तरफ जो खडवाली और सांगी है, डिस्टेंस बहुत कम है। एक जो आपका परिवार था, वहां पे खडवाली के अंदर कहते हैं रामजी लाल हुड्डा का परिवार बड़ा संपन्न परिवार और बड़ा प्रतिष्ठित परिवार हम कह सकते हैं, और दूसरी तरफ मातूराम जी का परिवार। यानी परिवारों के बीच में कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या कोई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कभी हो पाई? ऐसा था कि एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। चौधरी मातूराम नंबरदार ने एक मुसलमान को हिंदू बना दिया। ठीक है। एक जाट था, जाट से मुसलमान बन गया, शुद्धि कर दी। हाँ, और मुसलमान से उसको वापस जाट बना दिया उसको। ठीक है। सोनीपत के अंदर। ठीक है। उसको बड़ी दिक्कत पड़ी कि अब लड़की की शादी ना जाटों में हो सकती ना मुसलमानों में हो सकती। उसने चौधरी मातूराम नंबरदार को कहा कि जी आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ना यहाँ कराया ना मैं वहां कराया।
उन्हें क्या प्रॉब्लम, क्या कहता मेरी लड़की की शादी होनी है, उसने कहा तेरी लड़की की शादी में सांगी में कराता हूँ। उन्होंने एक सांगी का एक नौजवान को तैयार किया और तारीख तय होगी। खरखोदा से सोनीपत जाते हैं। खरखोदा के मुसलमानों को पता लग गया कि ऐसे ऐसे चौधरी मातूराम नंबरदार ने ऐसे ऐसे को मुसलमान से हिंदू बनाया है और अब ये बारात लेके जाएगा। खरखोदा के मुसलमानों ने धमकी दी मातूराम को कि नुला आप बारात लेके आओगे तो बारात को काट देंगे, टुकड़ों में कर देंगे। अच्छा। उनके हाथ पैर फूल के डर गए। वो सीधे मेरे ताऊ जी के पास आया, चोर टेकराम के पास, ये समस्या होगी भाई साहब कुछ करो। कहने लगे चिंता ना करो, बताओ क्या है। मतलब हुड्डे की इज्जत बेइज्जती का सवाल है, मुसलमान धमकी देने का, तो मैं चलूंगा साथ। वो गए और वो शादी करके पहले तो बैलगाड़ी में जाते थे। दोनों ताऊ हमारे बंदूक लेके आगे आगे चले। एक भी मुसलमान नहीं बोल रहा खरखोदे का। शादी की वापस ले आए। चौधरी माथुराम पे किताब लिखी गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखवाई। उसमें ये किस्सा हमें कोई क्रेडिट नहीं, उसमें इस पूरे किस्से का क्रेडिट चौधरी माथुराम को दे दिया। तो मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा ये क्या कर रहे हो आप? अरे मेरा परिवार तो तुम्हारे साथ ना जाता तो तुम्हारी तो हिम्मत भी नहीं थी वहां घुसने की, सोनीपत जाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो इस प्रकार की ये ओछी हरकतें करते हैं। ये देखो मतलब ये है कि उन्होंने बेशक से एक दूसरे के सामने चुनाव लड़े हो, मगर वो एक दूसरे की मुसीबत में साथ होते थे, भाईचारा प्यार प्रेम होता था। हुड्डे के नारा लग गया, गोत्र के नाते। तो गोत्र के नाते हमारे ताऊ जी गए वहां और गए और वापस आ गए। लेकिन जब किताब लिखी गई उसमें उसने ये कहा कि माथुराम बड़े बहादुर थे। अरे बहादुर तो थे लेकिन उनकी तो जान निकल रही थी वहां, वो तो जा ही नहीं सकते। देखिए राजा जो इतिहास लिखवाते हैं वो अपने हिसाब से अपने मुताबिक लिखवाते हैं, ये तो ट्रैक चला आ रहा है। चलो ठीक है। खैर एक किस्सा मैंने बताया आपको। जी बिल्कुल। देखिए आपके जो फादर साहब थे वो 4 भाई थे। हाँ 4 भाई। तो चौधरी टेकराम जी का मर्डर हुआ और जो देवकराम जी हुड्डा थे उनका भी मर्डर, सबसे बड़े थे वो मर्डर किस लिए हुए और किन लोगों ने करे? वो था कोई गांव में पार्टीबाजी थी। अच्छा, गांव की दुश्मनी थी। गांव की क्या था कि गांव की उस वक्त किसी औरत को गलत नजर से देखते थे। हमारे ताऊ जी ने उनको धमका दिया। अच्छा। और उनको इंसल्ट भी किया और उनको धमका के वो ऐसा कुछ सुने में है। उस चक्कर में हमारे ताऊ जी से वो लोग दुश्मन बन गए। देवकराम जी से? देवकराम को भी वो बेचारे को गंडासों से काट दिया था। अच्छा। जब वो उसका गौशाला का चंदा लेने जा रहे थे। अच्छा अच्छा। वो हमारी जो गौशाला है वो उसके संस्थापक थे। जो संस्थापक मेंबर होते हैं शुरू के वो उनमें थे। फिर टेकराम गांव की इज्जत बेइज्जती का सवाल था इसी बात पे, उसके लिए दुश्मनाई हुई। ठीक है। और मेरे घर के अंदर भी गोलियां चली थी। अच्छा। हाँ मेरे पिताजी, मैं तो था उस समय 4-6 महीने का। जब गोलियां चली तो मैं तो वहीं कीर्तन होता मेरे घर में हर अब तो बंद हो गया, पहले होता था। आपका परिवार शायद आर्य समाजी परिवार? आर्य समाजी है। तो वो कीर्तन हो रहा था तो ऐसे कुछ हो गया था। तो गोलियां एकदम चलिए। हमारा एक भाई चौधरी देवकराम का लड़का वो भी मारा गया था उस। अच्छा। और बस फिर हो गया। आपके परिवार में से किसी को काला पानी की सजा भी हुई? मेरे ताऊ और वहां जेल में आपके ताऊ जी ने मर्डर भी किया? जिन्होंने देवकराम, जिन्होंने टेकराम को मारा था उनका वहां मर्डर किया, जो लोग बताते हैं हमें। अच्छा। हाँ। उसके बाद मर्डर किसने किया? हमारे ताऊ जी ने, जो एमएलए थे रामस्वरूप जी। रामस्वरूप। अच्छा अच्छा। हाँ। रामस्वरूप जी को काला पानी की सजा हुई। हाँ। और उन्होंने वहां पे जेल में मर्डर किया। हाँ। सुना, ये हमारे परिवार के लोग बताते हैं। अच्छा। पूरा नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा। वो तो इज्जत बेइज्जती की बात हो जाती है ना कई बार। बाकी वो समाज सुधारक थे, गरीबों की हेल्प करते थे, इसलिए गरीब लोग उनके साथ थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सामाजिक काम हो, चाहे दबंगई की बात हो या प्रोटेक्शन की बात हो आम जनता के, गरीब लोगों की, वो आपके परिवार ने खुल के किया। चाहे गौशाला का मामला हो, चाहे गांव की इज्जत या बेइज्जती का विषय हो। रामलीला हम कराते थे रोहतक में। रामलीला नहीं मुसलमान वो करने देते थे। यहाँ एक स्कूल था
गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ आसपास सारे मुसलमान रहते थे, हिंदुओं की लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, उनसे डरते थे कि उठा ना लेना। उसके बैच में मेरे पिताजी ने स्कूल खोला, एक भारत टेक गर्ल्स हाई स्कूल। आपके पिताजी ने खोला है स्कूल मेरे पिताजी ने, भारत टेक कन्या विद्यालय? हाँ, यस। आज चलता है वो? अभी भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, वो 1943 में खोला, 1943 में। तो उसमें हमारी हिंदुओं की लड़कियां पढ़ती थी, लड़कियों का था। वो उस गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाती थी क्योंकि आसपास सारे मुसलमान थे वहाँ। तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके परिवार का अहम योगदान हम मान सकते हैं। हाँ। चलिए बात करते हैं 91 की। आपने जैसे बताई दिया कि राजीव गांधी जी आपको चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, मगर वहां पे हरद्वारी लाल जी की पेटिशन थी। 1991 में आप चुनाव लड़े कलोई विधानसभा क्षेत्र से। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 चुनाव हारा, और ये चुनाव लड़ते थे, हारते थे, लड़ते थे, हारते थे। 2 चुनाव चौधरी रणबीर सिंह हारे, 1 चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े भाई कैप्टन प्रताप सिंह हारे, 2 चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, हरिचंद हुड्डा और श्री कृष्ण हुड्डा, हरिचंद हुड्डा और श्री कृष्ण हुड्डा से। हाँ, जो कि आज तक के सबसे कमजोर कैंडिडेट रहे अपोजिशन पार्टी, हरिचंद, उनसे चुनाव हार गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बाद छठा मुझे मिला मौका, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त 91 के अंदर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और जो चौधरी भजनलाल जी थे उन्होंने आपको टिकट दी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस टाइम पे टिकट की खुद की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने साफ कह दिया भाई मैं टिकट नहीं दिला पाऊंगा। फिर वीरेंद्र सिंह ने उनको अबलाइज किया लोकसभा दे। वीरेंद्र सिंह अभी खुद कह रहा था मुझे, जिस दिन लास्ट डे फॉर्म भरने का था उससे 1 रात पहले राजीव गांधी का फोन आ गया कि भाई किसको टिकट दे दे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चुनाव ही नहीं जीत सकता। राजीव गांधी का खुद का फोन आया, रात के 2 बजे थे। वीरेंद्र ने कहा यार रात के 2 बजे जी, सुबह बात करता हूँ। कहता ये परिवार 5 चुनाव हार चुका है, मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है सीक्रेट कि ये चुनाव नहीं जीत सकता। ये राजीव जी ने उसको वीरेंद्र सिंह को कहा। फिर वीरेंद्र सिंह ने रात को ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन किया कि अपना फोन बंद कर लेना, आपका टिकट कट जाएगा। फोन बंद नहीं किया था वीरेंद्र ने भी और भूपेंद्र ने भी, दोनों ने फोन बंद कर लिया। और लास्ट डे था पर्चा भरने का, जाके पर्चा भरा है। जब भूपेंद्र सिंह मेरे साथ चुनाव लड़े लोकसभा में, गढ़ी सांपला कलोई से हारे, मैं जीता वो हारे, और 9 सेगमेंट में से 6 सेगमेंटों में हारे वो। लेकिन महम के उपचुनाव में पुलिस की फायरिंग में 6 लोग मर गए थे। तो महम के लोग बहुत खफा थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से, इसलिए उन्होंने खिलाफ वोट दिया। देखिए आप 1991 में आपने चुनाव जीता विधानसभा का जी, और चौधरी भजनलाल की सरकार में आप मंत्री भी रहे, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। तो 5 साल मंत्री रहे या बीच में बनाए गए? 5 साल, 91 से लेकर 96 तक आप मंत्री रहे। पूरे 5 साल। ठीक है, उसके बाद सर? उसके बाद भूपेंद्र बड़ा सेटिंगबाज आदमी है। मैं चुनाव 110% जीत रहा था 96 में भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंसीलाल से सेटिंग कर ली। अच्छा। जैसे आज भी सेटिंग कर रहा है वो बीजेपी के टॉप लीडर से। तो बंसीलाल को कहा, बंसीलाल ने टिकट वो हवा सिंह हुड्डा एडवोकेट जनरल है, उसको टिकट दे दिया हमारे यहाँ से। उसने अपना पर्चा भी भर दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंसीलाल को कहा कि कृष्ण मूर्ति इससे नहीं हारेगा, ये हारेगा इसके भाई को खड़ा कर इसके खिलाफ। मेरा ताऊ का लड़का, चौधरी स्वरूप का लड़का, जिसको मैंने सरपंच बनने में मदद की, वो बेचारा नॉन पॉलिटिकल आदमी था। आदमी तो भला वो, लेकिन राजनीतिक आदमी नहीं था। ठीक है। मैंने उसको सरपंच बनाया, ब्लॉक का मेंबर बनाया, मैंने शुगर मिल का डायरेक्टर बनाया। मेरे उससे सरपंच 1 नहीं 2 बार बनाया मैंने। और श्री कृष्ण हुड्डा को हराया सरपंची में, जिसको बाद में टिकट भी दिया एमएलए का चौटाला ने। तो मेरे भाई को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंसीलाल से कहेगा खड़ा, मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। हम दोनों हार गए, वो भी हार गया, मैं भी हार गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस काम में बड़ा शातिर है, क्योंकि वो ये सेटिंग बाज है 1 नंबर। वो ऐसी सेटिंग कर लेगा तो पता भी नहीं लगने देगा किसी। चलो, आपने कहा कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेटिंग है, मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले देखो, मैंने कई दफा सुना है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कृष्णमूर्ति हुड्डा जी और सुभाष बत्रा जी, चौधरी भजनलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दोनों का इस्तेमाल किया। आप इसको कितना ठीक मानते हैं?
नहीं, इस्तेमाल नहीं किया हमारा। तो मुझे 1974 में, आज से 50 साल पहले, जी। चौधरी बंसीलाल के बेटे थे सुरेंद्र सिंह। वो चौधरी बंसीलाल इनको पसंद नहीं करते थे, चौधरी रणबीर सिंह को, क्योंकि ये दावेदार थे चीफ मिनिस्टर के। अब वो इनकी चौधरी रणबीर सिंह की जगह किसी और को लाना चाहते थे आगे, ताकि उनको टिकट दिलवा दिया जाए। 1972 में चौधरी रणबीर सिंह का टिकट कटवा दिया बंसीलाल जी ने, और एक साधारण आदमी था कलोई का, जयसिंह हुड्डा, उसको टिकट दिलवा दिया। चौधरी रणबीर सिंह जाके रोए इंदिरा गांधी के पास। इंदिरा गांधी ने कहा कि बंसीलाल जी कोई नहीं, छोड़ो इसको, इसको ना दो, इसके लड़के को दे दो। तो कैप्टन प्रताप सिंह को टिकट दिया, लेकिन बंसीलाल जी ने उसको हरवा दिया। अच्छा। तो ये है कि वो एक आदमी चाहते थे जो इनका मुकाबला कर सके। हुड्डे को चाहते थे। पहले उन्होंने जयसिंह को इस्तेमाल किया, जयसिंह निकला नहीं कुछ पॉलिटिकल आदमी। मैं पॉलिटिकल आदमी निकला। तो मुझे इन्होंने एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बना दिया आज से 50 साल पहले। ठीक है। पीसीसी का मेंबर बना दिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारिणी का मेंबर। तो मैंने तो वहां से सफर शुरू किया था। भजनलाल जी, बंसीलाल जी का लड़का सुरेंद्र सिंह ने ये मुझे पॉलिटिक्स में लेके आया। लेकिन 1.5 साल में फिर मैं भूपेंद्र सिंह का टारगेट बन गया। इन्होंने किसी से साइड कट करके मुझे सुरेंद्र सिंह के कैंप से निकलवा दिया। 2001 में रैली हुई भिवानी के अंदर, रोडिमल पार्क में। उस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदसलूकी हुई। मैं वहीं था। और ये कहते हैं कि बदसलूकी जो करवाई, उसके लिए तैयार किया गया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को, कि वो अपनी वॉलंटियर खड़े करें और वो लोग फिर हो हल्ला करेंगे और हुड्डा साहब के साथ। मैं भूपेंद्र हुड्डा के खूब खिलाफ था, लेकिन उस रैली में मैंने ये काम नहीं किया। तो कौन थे आपको? वो तो भजनलाल के अपने आदमी थे, आदमपुर से आए थे। अच्छा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भजनलाल के साथ बदसलूकी की 1-2 जगह गोवाना में। हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खूब झगड़ा हुआ 1997 में, जब वो केसरी जी का पर्चा भरने आए। ठीक है। हाथापाई, मुक्का खूब मतलब हुआ कांग्रेस कार्यालय में। बल्कि ममता बनर्जी ने पूछा ये आदमी कौन है मेरे बारे में। मैं 500 किसान लेके वहां हुक्के ले जा रहा, 500 हुक्के ले जा रहा, और वहां हम हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे मेन गेट पे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। ठीक है। और हमने नारेबाजी कर करके हमने वो गेट भी तोड़ दिए थे कांग्रेस के। तो जब ये निकला तो हमारे लोग उग्र हो गए और भूपेंद्र हुड्डा के लिपटे। बड़ी मुश्किल से भूपेंद्र हुड्डा की जान बचाई 4 इंस्पेक्टरों ने पुलिस के। अच्छा। वो बड़ी मुश्किल से निकला वहां से, क्योंकि हमारे 500 आदमी एकदम से लिपट गए। और उसके साथ कुछ वो लोग थे, उनकी पिटाई हुई बहुत ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा के सपोर्टरों की। फिर हम वहां से चले गए। वो खूब हमारा झगड़ा था, लेकिन मैं भिवानी रैली में भूपेंद्र सिंह का जो हुटिंग हुई उसमें मैं नहीं था। मैं एक सवाल और कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपकी जो बीजेपी का सफर है उस पर आएंगे। कि देखिए, आपने बताया कि आपके ताऊजी टेकराम जी और चौधरी मातूराम जी, जब मातूराम जी को कोई समस्या होती थी तो वो टेकराम जी के पास आते थे। तो इसलिए आज से माना जाए कि उनके संबंध अच्छे थे, क्योंकि एक दूसरे की मुसीबत में मदद किया करते थे। तो फिर जब आपके पुरखों के संबंध अच्छे थे, तो फिर आपके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संबंधों में तल्खी क्यों आई? फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता कि कोई और जाट, और खास तौर पे हुड्डा, इनके मुकाबले में ना खड़ा हो। ठीक है। मुझे तो इन्होंने, मैं हालांकि मेरी पोजीशन आज भी बहुत अच्छी है, मेरे बारे में गढ़ी सांपला कलोई में किसी से भी पूछोगे सब कहेंगे वे आदमी तो काम करने वाला है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा नारा देता था चीफ मिनिस्टर का, तो लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं। तो वैसे तो 2009 में मेरे घर आ गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और मुझे ये कह के ले गया कि मैं भाई की तरह रखूंगा। ठीक है। तो 2009 में मैं इनके साथ चला गया, और मैंने जनसभा में इनको कहा, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, मैंने कहा हुड्डा साहब, लोग मुझे कह रहे भूपेंद्र हुड्डा पास बिठा के मारेगा। हरियाणवी में कहावत है ना, धोरे बिठा के मारेगा। तो मेरे साथ वही बात की इसने। मुझे 7-8 साल अपने साथ लगा रखा है, 10 साल। ठीक है। हर बार कहता रहा टिकट दूंगा, कभी जुलाना से बोल रहा था, कभी बड़ौदा से बोल रहा था, कभी कहीं से बोल रहा था, कभी शहर से बोल रहा था, कभी कहीं से बोल रहा था।
टिकट के लारे देता रहा, और मेरे अकेले के सामने नहीं, 20 लोगों के सामने आज भी वो लोग मौजूद है। तो लेकिन इसकी नीयत कभी ठीक नहीं थी, इसने कभी सीरियसली मुझे नहीं लिया। तो इसलिए आपका तो जो अधिकांश जो राजनीतिक जीवन है वो कांग्रेस में गुजरा है। 50 साल कांग्रेस में। कांग्रेस में फिर आप हजका में भी रहे। हाँ, हजका को भी माने तो वो कांग्रेस से ही निकली है। कांग्रेस का। और उसके बाद फिर अब आपने भाजपा ज्वाइन करी। तो भाजपा ज्वाइन करने की एक तो मैं वजह जानना चाहता हूँ कि भाजपा ज्वाइन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले की वजह से आपने भाजपा ज्वाइन करी या और भी कारण? देखिए कि भूपेंद्र हुड्डा मेरे आगे अड़ गया था। जब तक वो रहेगा चौधर में मेरा कोई चांस नहीं। हालांकि राजीव गांधी ने फैसला करवा दिया था कि एक सीट ही लेगा, एक ही लेगा। राजीव गांधी की डेथ होगी, इसने वायलेट किया, जो फैसला राजीव जी ने कराया था उसको इसने उसका उल्लंघन किया, दोनों सीटें खुद ले गया। तो मेरा उसका सिर्फ ये है कि मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था भारतीय जनता पार्टी के अलावा। इसलिए मैं 2022 में खट्टर साहब ने मुझे बुलाया था, हमारी बात भी हो गई थी, लेकिन घरेलू कारणों के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उससे। 24 में ज्वाइन किया। आपने 24 में ज्वाइन हाँ। देखिए आप तो पुराने पॉलिटिशियन हैं और आपका परिवार भी राजनीति से जुड़ा रहा है लंबे वक्त तक। तो जब आप भाजपा आपने ज्वाइन करी तो कुछ ना कुछ डील हुई होगी, कुछ ना कुछ समझौता हुआ होगा। तो किस समझौते के तहत, टिकट के समझौते के तहत या किसी और समझौते के तहत आप भाजपा में आए? मेरी कोई डील नहीं हुई। मैं अनकंडीशनल पार्टी में आया। अभी लोकसभा का चुनाव से पहले मैं आया था। मुझे पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर ने कहा कि आपका नाम भी लोकसभा की चर्चा में था, लेकिन अरविंद शर्मा को टिकट इसलिए दिया कहीं ब्राह्मण बरादरी पूरे हरियाणा में कांग्रेस की तरफ ना चली जाए, इसलिए अरविंद शर्मा को टिकट दी। नहीं तो मेरे बारे में फुल चर्चा थी लोकसभा टिकट। और ये बात उन लीडर जो हमारे पार्टी के बड़ा शीर्ष लीडर है उन्होंने एक नहीं 6-7 लोगों के सामने। तो फिर देखिए अब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, गढ़ी सांपला किलोई, पहले तो किलोई अलग होता था और जो हसनगढ़ हल्का है जिसको गढ़ी सांपला किलोई बना दिया गया वो अलग होता था। तो फिर अब विधानसभा का जो चुनाव है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी की टिकट पे आप आ रहे हैं? अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं पूरे दमखम के साथ लड़ूंगा। ठीक है। आज आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरी रेपुटेशन क्या है और क्या लोग मेरे बारे में कहते हैं। मेरे बारे में मैंने 5 साल 91 से 96 मिनिस्टर है, मैंने बहुत काम कराए। ठीक है। ऐसे ऐसे काम कराए जो इम्पॉसिबल थे। नहरों का काम और सड़कों का काम, सारे काम, स्कूल अपग्रेड, ये लोग भी बहुत लोगों को रोजगार दिया। ठीक है। तो आज भी मेरी रेपुटेशन, किसी गांव में चले जाओ लोग कहेंगे आदमी काम करने वाला तो है। लेकिन क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर का नारा लगा के आ जाता है, आज चीफ मिनिस्टर को एक तरफ रख दे, ये कहते मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनता भाई, फिर चुनाव लड़ा लो। अगर ये जितनी वोटों से इसका बेटा लोकसभा में जीता है इस चुनाव से, उतनी से वोटों से हारेगा। तो आप मतलब ये मानने के लिए तैयार है कि इलेक्शन अगर आपका और इनका होता है तो चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जीता? ना, ये मैं मानने को तैयार नहीं। बस ये है कि वो ये भ्रम करके हमेशा जीतते रहे। हमेशा इन्होंने यही लोगों को बरगलाया है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। ये क्या चुनाव जीते, इस बार मुकाबला करूंगा मैं पूरा, तो और पूरा एग्रेसिव इलेक्शन लड़ूंगा। टिकट आपकी पक्की माने? टिकट मेरी अभी नहीं कह सकता मैं पक्की। मुझे टिकट मिली तो मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी और को टिकट मिलेगी तो उसको सपोर्ट करूंगा, ये पक्का। अगर देखिए आप पॉलिटिशियन हैं, आपका भी पॉलिटिकल कैरियर है, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप सपोर्ट करेंगे या फिर? 100% सपोर्ट करूंगा बीजेपी। अच्छा, देखिए आप ना जो लंबा पॉलिटिकल कैरियर है वो कांग्रेस में आपने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया है। आपको क्या कांग्रेस की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो कांग्रेस का अंदरूनी प्रजातंत्र है, आप वो ठीक मानते हैं या जो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको ठीक मानते हैं? ऐसा है कि दोनों को अलग अलग है।
किसमें कंफर्ट फील करते हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा अभी जी? तो मैं 5 महीने तो मुझे आए हुए हैं। 5 ही में पता लग जाता है सर? नहीं जी, नहीं पता लगता। अभी तो यह है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है। कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। थानेदार चोर को देखते ही बता देता है इसने नहीं। चोरी करी है कि नहीं करी है। वो सारी आपको बात तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। नहीं, मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ। वैसे कांग्रेस में भी कंफर्टेबल फील करता था, क्योंकि मेरे संबंध संजय गांधी से थे, इंदिरा गांधी से थे, राजीव गांधी से थे, राहुल गांधी से मैं नहीं बना पाया। ठीक है। और मुझे बाई नेम तो जानता थे राजीव गांधी और संजय गांधी, बाई नेम जानते थे। और उनके साथ जब भी परिवार के साथ कोई हुआ तो मैं उनके साथ जेल में गया हूँ। 77 में संजय गांधी की सजा हुई किस्सा कुर्सी के केस में। मैं धारा 144 तोड़ के 1 हफ्ता जेल में रहा उसके साथ। इंदिरा जी पहली बार जब गिरफ्तार हुई, मैं इंदिरा जी के साथ गया। वो जब फरीदाबाद में पुड़िया में बैठी, मैं उस काफिले में साथ था। और मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर, जब चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर, वो उनको रोक दिया था। वहाँ एक ट्रेन आ गई थी, पहले वो फ्लाईओवर नहीं था। तो इंदिरा जी को कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ गया। वो पुड़िया में बैठ गई बेचारी। HR भारद्वाज वकील होते थे, जो बाद में लॉ मिनिस्टर रहे। उन्होंने सवाल किया पुलिस वालों से कि तुम एक स्टेट से दूसरी स्टेट किसकी परमिशन से लेके आए हो। इस पे पुलिस डर गई। उन्होंने वायरलेस से बात की पुलिस कमिश्नर से। उसने पुलिस कमिश्नर ने महसूस किया गलती हो गई हमारे से, कहता वापस ले आओ। तो वहां उस फाटक से ही हमारा काफिला वापस चला गया। और हरियाणा में मैं और सुरेंद्र सिंह 2 आदमी थे जो इंदिरा जी के साथ, जब उनको पहली बार गिरफ्तार हुई, हम साथ थे। चलिए, अगर कांग्रेस में जाने का कोई कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी के पास ऑफर आता है इन फ्यूचर, तो कृष्ण मूर्ति जाएंगे कांग्रेस? ना, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। देखिए, आप तो हरियाणा की पॉलिटिक्स को बड़े नजदीकी से समझते हैं, आपने तो वो पॉलिटिक्स जी है। खट्टर साहब का 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। अब सैनी साहब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है। दोनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को, जितना इनका है उसको और खट्टर साहब के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, खट्टर साहब ने कुछ काम बहुत अच्छे किए। उन्होंने जो पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया। ठीक है। बगैर खर्ची बगैर पर्ची के लोगों को नौकरियां मिली और हजारों लोगों को मिली। और जहां तक और भी कई कदम उन्होंने ठीक उठाए। ठीक तो आपने बता दिया, गलत भी कुछ है? नहीं, गलत तो मुझे तो कोई वैसे लगा नहीं। सैनी साहब में फर्क है। क्या? सैनी साहब बड़े मिलनसार है। खट्टर साहब नहीं थे। खट्टर साहब मिलनसार नहीं? खट्टर साहब मेरे से तो मिले 3-4 बार। नहीं, आम पब्लिक के लिए मिलनसार नहीं। मुझे उनके बारे में, इसके बारे में नहीं पता। मैं अपना बताता हूँ, मुझे उन्होंने 3 बार बुलाया। ठीक है। मैं 45 मिनट उनके साथ रहा। और ठीक है फिलहाल तो। लेकिन सैनी साहब ने जो अभी कदम उठाए हैं उनका बड़ा व्यापक असर है। ठीक है। हाँ। तो देखिए, अब विधानसभा चुनाव होंगे। जैसे लोकसभा के अंदर बीजेपी दावा कर रही थी कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, मगर 10 में से जो 5 सीटें हैं वो कांग्रेस उनके हाथ से या छीन के लेके चली गई। तो विधानसभा चुनाव के अंदर आपके हिसाब से क्या लगता है? आप विधानसभा में जो अब कदम उठाए हैं, अभी भी 44 सीटों पे हम जीते हुए हैं। ठीक है। 43 पे कांग्रेस है, 46 पे कांग्रेस ना, 3 वो आप पार्टी। नहीं, आपका तो कोई जनाधार है ही नहीं हरियाणा में। 3 सीटों पे आप पार्टी का सुशील गुप्ता जीते हुए हैं। 3 पे सुशील गुप्ता जीता। कांग्रेस के टिकट पे 43 लोग जीते हैं। 44 भाजपा पे है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। हाँ। जो भाजपा जीती है वो जीती है 10 लोकसभा में। हाँ। और जो कांग्रेस जीती है वो 9 लोकसभा में। 9 लोकसभा, क्योंकि कांग्रेस ने 1 लोकसभा तो लड़ी नहीं। हाँ। कुरुक्षेत्र की 9 लोकसभा में उन्होंने जीती 43 और भाजपा ने 10 लोकसभा में जीती 44। तो इसके बावजूद सीटें तो हमने जीती ना, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। मुझे MSP मेन डिमांड थी किसानों की, वो कैबिनेट में पास कर दी। कैबिनेट में पास करने के बाद कानून, अब हर फसल किसान की सरकार खरीदेगी MSP पे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डिमांड थी किसानों की, उन्होंने किया है। तो सबसे ज्यादा जो कोई वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, हाँ, खिलाफ था, तो वो किसान वर्ग ही है। बिल्कुल। तो इन फैसलों से, जिस तरीके से जो कर्जा माफ किया गया है, जो उगाही या आबियाना है उसको माफ किया गया है, मुआवजे के पैसे भी डाले गए हैं, डाल दिए जाएंगे, और जिस तरीके से MSP की घोषणा की गई है 24 की 24 फसलों पे MSP दी जाएगी, तो क्या जो किसानों का रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, बढ़ना चाहिए।
मेरा अनुमान है कि बढ़ेगा, क्योंकि उनकी डिमांड तो पंजाब में ये डिमांड में स्वीकार नहीं हुई, हरियाणा ने स्वीकार कर ली। तो ये एक अच्छा कदम है किसानों के लिए। नायब सिंह सैनी ने और भी बहुत से कदम उठाए हैं, उससे आम आदमी को, जैसे उन्होंने ये फैमिली आईडी और ये प्रॉपर्टी आईडी, इनको भी सुधारा है बहुत। पहले लोग धक्के बहुत खा रहे थे। मैं जब नया नया पार्टी ज्वाइन किया तो बहुत लोग कह रहे थे आप कर कह रहे हो ये फैमिली आईडी, इससे नुकसान हो रहा है पार्टी, और लोकसभा में उससे नुकसान हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो आपका मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है विधानसभा में क्लियर मैंडेट से आराम से सरकार बनाएगी? आराम से आराम से। तो कितनी, अगर सीटों की मैं आपसे बात करूं तो कितना कितना आपकी असेसमेंट, आपका अंदाजा कितना आप मानते हैं? मेरा अनुमान है 60 के आसपास भारतीय जनता पार्टी। मेरा अनुमान सर कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो ये कदम उठाए ना बाद में, बसों का भी फ्री कर दिया बहुत से लोगों का, ठीक है, और आयुष्मान कार्ड भी आपके सामने है। आयुष्मान कार्ड भी है, उसका बड़ा गरीब लोगों को तो बड़ा फायदा हो रहा है। ठीक है। मेरे एक दोस्त के फादर को हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, वो बतरा हॉस्पिटल आया, उसने मुझे भी बुला लिया। मैंने कहा आपके पास तो पैसे नहीं है, आप कैसे इलाज कराओगे? मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। तो आयुष्मान कार्ड का बहुत असर है, व्यापक असर है लोगों में। तो मेरा मन ये कह रहा है कि आगामी अक्टूबर में जो चुनाव होंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएगी। चलिए, आपने वक्त दिया और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी धन्यवाद आगामी राजनीतिक जीवन के लिए। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जो अपने नाम के मुताबिक जिन्होंने अपने तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। और हुड्डा साहब का मानना है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी कम से कम 60 सीटों के बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।